गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना लेक्चर है फिफ्थ और पर परागण की विधियां चल रही थी। पर परागण की विधि में हमने वायु परागण, जल परागण, कीट परागण, पक्षी परागण, सर परागण, गिलहरी परागण, चमगादड़ परागण और भ्रूण परागण, इनके बारे में वैसे विधियां बताई थी, लेकिन हम एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। वायु परागण। वायु परागण क्या होता है कि जब किसी पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पुष्प की उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिका पर वायु द्वारा पहुंचते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? वायु परागण। जैसे ये कोई पौधा है, ये कोई दूसरा पौधा है, ये पौधे के पुष्प हैं, ये दूसरा पौधे का ये वर्तिका है। तो जब किसी पुष्प के परागकण उसी जाति के, ये उसी जाति का है, उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिका पर वायु द्वारा पहुंचते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? वायु परागण कहते हैं। वायु परागण जो पुष्प होते हैं वो रंगहीन, वायु के द्वारा जो पुष्प हैं वो रंगहीन पुष्प क्या होते हैं? परागित होते हैं। जैसे अपने कह सकते हो, एक तरह से इसका एग्जांपल ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं? घास। क्या ले सकते हैं? घास में। अगला है जल परागण। जब परागकोश से परागकणों का स्थानांतरण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिका पर जल द्वारा होता है तो उसे हम जल परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? जल परागण। जल परागण जो होता है ये दो प्रकार का होता है, अधोजल परागण और एक होता है अधिजल परागण। जब परागण जल के अंदर होता है, जब जो परागण की क्रिया है वो जल के कहाँ होगी? अंदर होगी, तो उसे हम क्या कह देते हैं? अधोजल परागण। क्या कह देते हैं? अधोजल परागण। ठीक है। और जब परागण की क्रिया जल के बाहर होगी, जल के ऊपरी सतह पर होगी, तो उसे हम क्या करेंगे? अधिजल परागण। ठीक है ना। जो अधोजल परागण है इसके हम एग्जांपल दे सकते हैं कि इसमें देखो, जोस्टेरा, अधोजल के जोस्टेरा, नाजास, सेरेटोफिल्लम, जोस्टेरा, नाजास, सेरेटोफिल्लम। और अधिजल परागण में ले सकते हैं हम वेलिसिनेरिया, मिरियोफिल्लम। तो ये अधिजल परागण के हैं। वेलिसिनेरिया और मिरियोफिल्लम में वायु परागण भी होता है। एक निम्फिया है, निम्फिया में कीट परागण होता है। जलीय पौधे हैं तब भी इसमें वायु परागण होता है, वेलिसिनेरिया में और मिरियोफिल्लम में। ठीक है। आगे देखो कीट परागण। जब किसी पुष्प से परागकणों का उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिका पर स्थानांतरण कीटों के द्वारा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कीट परागण कहते हैं। कीट परागण जो पुष्प होते हैं वो चमकीले, मकरंद युक्त, रंगीन होते हैं, जिसमें जो कीट जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जैसे तितली है, भौरा है, मौत है, मधुमक्खी है, ये सब कीट होते हैं जो परागण की क्रिया करते हैं। सबसे ज्यादा जो कीट परागण होता है वो मधुमक्खियों द्वारा होता है। 80% कीटों के द्वारा जो परागण होता है वो मधुमक्खियों के माध्यम से होता है। ठीक है। आगे देखो पक्षी परागण। जब किसी पुष्प के परागकण या परागकोश से परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिका पर पक्षियों के द्वारा स्थानांतरण होता है तो उसे हम पक्षी परागण कहते हैं। पक्षी परागण में
जैसे हम कह सकते हो हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड एक छोटी सी चिड़िया होती है, वो पक्षियों के मतलब एक तरह उसकी चोंच नुकीली होती है और इसके द्वारा परागण होता है पुष्पों में। अब क्या है इसमें भी देखो अलग अलग पुष्प होते हैं, किसी के नलिकाकार होते हैं, किसी के कलश के आकार की होती है नलिकाकार, मतलब ये जो पुष्प होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो पक्षियों के द्वारा होता है तो पक्षी परागण, सर्प के द्वारा होता है जब पुष्प के परागकणों का स्थानांतरण दूसरे पौधे के पुष्प की पत्तियों पर सर्प के द्वारा होता है तो उसे क्या कहते हैं, सर्प परागण कहेंगे। इसी प्रकार से गिलहरी परागण, जब परागकणों का स्थानांतरण एक पौधे से दूसरे पौधे की पुष्प की पत्तिका पर गिलहरी के द्वारा होता है तो उसे गिलहरी परागण कह देते हैं। इसमें आ जाता है सेमल, गुलमोहर, ठीक है। आगे देखो चमगादड़, जब एक पुष्प के परागकणों का स्थानांतरण दूसरे पुष्प की पत्तिका पर चमगादड़ के द्वारा होता है तो उसे चमगादड़ परागण कहते हैं। ये जिन पुष्प जो रात्रि में खिलते हैं उनमें मकरंद अधिक होता है और उनमें जो परागण होता है वो चमगादड़ के द्वारा होता है, क्योंकि रात्रि चर या निशाचर जो प्राणी है वो कौन है, चमगादड़। ये जैसे गोरखा इमली हो गई, गोरखा इमली, कचनार, कदम्ब, इनमें किसके द्वारा परागण होता है, चमगादड़। घोंघा परागण, जब परागकणों का स्थानांतरण एक पुष्प से दूसरे पुष्प में होता है, घोंघे के द्वारा होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, घोंघा परागण कहेंगे। तो ये क्या है, परागण पर परागण की विधि थी। परिभाषा तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि जब परागकणों का स्थानांतरण वायु के द्वारा होता है, छोटी डेफिनेशन बना सकते हैं तो वायु परागण। जब परागकणों का स्थानांतरण किसी वर्तगात पर जल द्वारा होता है तो जल परागण। कीट के माध्यम से होता है कीट परागण, पक्षी के माध्यम से होता है पक्षी परागण, सर्प के माध्यम से होता है सर्प परागण, गिलहरी के माध्यम से होता है गिलहरी परागण, चमगादड़ के माध्यम से होता है चमगादड़ परागण, घोंघे के माध्यम से होता है घोंघा परागण, ठीक है। तो ये इस तरह से परागण की क्या है, विधि। अब इसमें देखो एक बेलिसिनेरिया में अलग से है टॉपिक, बेलिसिनेरिया में जल परागण। बेलिसिनेरिया में जल परागण। देखो जो बेलिसिनेरिया का जो पौधा है वो कैसा होता है, एकलिंगी होता है। कैसा होता है, एकलिंगी। इसमें देखो ये कोई बेलिसिनेरिया है, ठीक है, बेलिसिनेरिया हो गया। देखो बेलिसिनेरिया में जो जल परागण की क्रिया होती है वो कैसे होती है कि बेलिसिनेरिया का जो पौधा है वो एकलिंगी होता है। इसमें से जो नर पुष्प होते हैं वो टूटकर कहाँ, जल की सतह पर गिर जाते हैं। कहाँ गिर जाते हैं, जल की सतह पर। ये जल की सतह है, जल की सतह पर गिर जाएंगे। और जो मादा पुष्प होता है जैसे जैसे परिपक्व होता जाता है तो ये एकुंडलन होता जाता है। इसमें एकुंडलन होने से ये कहाँ जाता है, इसकी पुष्प है वो जल की सतह पर आ जाता है। जैसे एकुंडलन हो गया, कहाँ जाएगा, जल की सतह पर आ जाएगा और नर पुष्प के जो परागकण है इसकी पत्तिका पर गिर जाएंगे और क्या हो जाएगी, परागण की क्रिया हो जाएगी। तो इस तरह से बेलिसिनेरिया में क्या होता है, जल परागण होता है, ठीक है। आगे देखो एक है साल्विया। साल्विया में कीट परागण एक विधि होती है, उसका नाम है लीवर विधि। कौन सी विधि, लीवर विधि। कैसे देखो, ये साल्विया का पुष्प है, ठीक है। ये इसका पुंकेसर है
ये इसकी वर्तिकाग्र है और ये इसका एक पुंकेसर है। ठीक है, तो देखो ये साल्विया में ये तो दल हो गए, क्या हो गए, दल। ये इसका पुमंग या इसको कहते हैं पुंकेसर, ये उर्वर होता है। नीचे वाला कैसा होता है, बंद है, पांच होता है पुंकेसर। ये इसकी क्या हो गई, वर्तिकाग्र या वर्तिका हो गई, ये इसका वर्तिकाग्र है। अब क्या होता है, जैसे ही इसमें कोई कीट आके बैठेगा साल्विया के अंदर, देखो यूं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ये पुंकेसर रहा, ये इसका रहा, ये वर्तिका। अब जैसे इसमें कोई कीट आके बैठेगा, ये कोई कीट है, ठीक है, कीट जैसे बैठेगा तो इस पर एकदम बैठेगा नीचे के दल पर, तो एकदम ये क्या होगा, झुकेगा, क्योंकि इसका सिर इससे टकराएगा, नीचे वाले पुंकेसर से बंद है, पांच हुआ है उससे, और स्टाइल कह सकते हो। और ये फर्टाइल होता है ऊपर का, तो ये इससे क्या होगा, पीठ से टकराएंगे, इसके पराग इसके ऊपर चढ़ जाएंगे। अब यहाँ से जा करके, क्योंकि ये साल्विया का पुष्प होता है, वो कुंकुल भी होता है, इसमें पुंकेसर का होते हैं। अब इसके बाद में दूसरे पुष्प पर जाएगा, यूं, ये दूसरे पुष्प पर गया, ठीक है, ये दूसरे पुष्प पर आ गया, दूसरे पुष्प पर आ गया, जिसके पीठ पर जो परागकण थे वो इस पर है ही है, तो ये परागकण इसकी वर्तिका पर क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। चिपकने के बाद में क्या हो जाएगा, वर्तिका पर जैसे परागकण पहुंचते हैं तो एक तरह से परागण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो ये साल्विया में क्या है, कीट परागण है। साल्विया में क्या है, कीट परागण, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखो, पर परागण के लाभ। पर परागण के लाभ, जो पर परागण है उसके क्या लाभ हैं, पर परागण के लाभ पढ़ेंगे हम। देखो आगे इसमें पर परागण के क्या लाभ हैं। पर परागण से एक तो नई जातियों का विकास होता है, नई जातियों का क्या होता है, विकास। पर परागण से नई जातियों का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। दूसरा है, पर परागण से अधिक उपयोगी लक्षण वाली किस्में प्राप्त होती हैं। पर परागण से अधिक उपयोगी लक्षणों वाली किस्में प्राप्त होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, फल एवं सब्जियों की उन्नत किस्में प्राप्त की जा सकती हैं, किससे, पर परागण से। अच्छी किस्म हो सकती हैं। एक पर परागण से उत्पन्न जातियां स्वस्थ एवं पोषक सामर्थ होती हैं, स्वस्थ होती हैं और क्या होती हैं, पोषक सामर्थ होती हैं। तो यूं कह सकते हैं इसे, फल व सब्जियां उन्नत किस्म वाली प्राप्त होती हैं। ठीक है, एक इससे पर परागण से स्वस्थ व अधिक सामर्थ, पर परागण से स्वस्थ एवं अधिक सामर्थ्य युक्त जातियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, ये तो हो गए पर परागण के लाभ। देखो पर परागण होगा तो एक दूसरे परागकण इंटरचेंज ज्यादा होंगे, तो नई जातियों का विकास होगा। उपयोगी लक्षण वाली किस्में प्राप्त होंगी, फल एवं सब्जी की अच्छी किस्म प्राप्त होंगी, और पर परागण से अधिक स्वस्थ एवं अधिक सामर्थ्य युक्त क्या होंगी, किस्में प्राप्त होंगी। ठीक है, ये जातियां प्राप्त होंगी। नेक्स्ट है पर परागण के लाभ। तो हो गया पर परागण की हानियां, पर परागण की हानियां। ठीक है, पर परागण की क्या हानि है, देखो पर परागण संतति में जो अवांछित लक्षण आ जाते हैं, संतति में क्या आ जाते हैं, अवांछित
कौन से बच्चों? संतति में अवांछित लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है। दूसरा है, एक तरह से अधिक संख्या में जो परागकण होते हैं वो व्यर्थ जाते हैं। तीनों कह सकते हैं परागकण अधिक संख्या में क्या होते हैं? में व्यर्थ जाते हैं। अवांछित लक्षण का मतलब क्या होता है कि देखो पर परागण होगा तो एक दूसरे के परागकण अच्छे भी आएंगे, बेकार भी आएंगे। तो कोई अवांछित जो विगिर काम के हैं, जो मतलब अच्छे लक्षण नहीं है, वो भी उत्पन्न हो जाते हैं साथ साथ। परागकण भाई स्वयं परागण तो उसी पर कर रहे हैं तो वहां पर वेस्टेज ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन पर परागण में क्या होगा? किसी के माध्यम से जा रहे हैं, कीट के माध्यम से जा रहे हैं, वायु के माध्यम से जा रहे हैं, जल के माध्यम से जा रहे हैं, चमगादड़ के माध्यम से जा रहे हैं, तो क्या होगा? एक तरह के माध्यम से जा रहे हैं तो परागकण क्या होंगे? वहीं कहीं गिर जाएंगे, बीच में भी गिर जाएंगे, पूरे कंप्लीट वहां पर पहुंच नहीं पाएंगे। तो एक तरह से परागकण क्या हो जाते हैं? अधिक संख्या में क्या हो जाते हैं? व्यर्थ चले जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये पर परागण के लाभ और पर परागण की हानि। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना पराग स्त्रीकेसर संकर्षण। पराग स्त्रीकेसर संकर्षण। देखो पराग स्त्रीकेसर संकर्षण क्या है कि इसमें संगतता व असंगतता, संगतता व असंगतता से क्या होती है? क्रिया होती है। देखो परागकण, ये परागकण कहाँ गिरते हैं? वर्तिकाग्र पर। कहाँ गिरते हैं? वर्तिकाग्र पर। ये वर्तिका हो गई, ये परागकण हो गई। अब ये परागकण इसके ऊपर गिरेंगे तो इसी जाति के यदि वर्तिकाग्र है या वर्तिका है तो उसी जाति के क्या एक तरह से यहाँ पर जल व पोषक तत्व जो है रसायन, वो उससे क्या करते हैं? एक पराग नलिका को निकालने के लिए जिम्मेदार होते हैं। जैसे ही यहाँ से पराग नलिका निकलेगी तो पराग नलिका आगे बढ़ती जाएगी और इसी तरह से जल व पोषक तत्व उनको ग्रहण करते जाएंगे और एक तरह से पराग नलिका आगे अंडाशय की ओर बढ़ती जाएगी और बीजाणु में प्रवेश कर जाएगी। यदि उसी जाति का होगा तो, अन्य जाति का होगा तो उसका मतलब है कि वो पराग नलिका वहीं पर क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। तो संगतता मतलब उसी जाति का है तो आगे बढ़ती जाएगी और यदि दूसरी जाति का है तो वो क्या होगी? पराग नलिका रुक जाएगी। ठीक है ना। आगे देखो तो ये परागकण है, परागकण का अंकुरण तभी होगा जब वर्तिकाग्र और परागकण दोनों की प्रोटीन है वो एक प्रकार से संगत होगी। संगत होगी तो उससे एक तरह से क्या है? पराग नलिका आगे बढ़ती जाएगी, बंद चलती जाएगी और जल पोषक ग्रहण करके उसकी आगे की अंदर न्यों बढ़ती जाएगी। लेकिन यदि अन्य जाति का है, दूसरी जाति का है तो परागकण से पराग नलिका नहीं निकलेगी क्योंकि उनकी जो प्रोटीन है दोनों की मैच नहीं होंगी तो उससे वो आगे या परागकण अंकुरित नहीं होगा, पराग नलिका का निर्माण नहीं होगा। जैसे हम इसका एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं कि जैसे कोई कांच की स्लाइड लें और एक शर्करा का घोल बना लें। शर्करा का घोल बना लिया जैसे किसी परमेली के अंदर, शर्करा का घोल बना लिया, इसमें किसी के परागकणों को क्या कर दिया? जला दिया। तो उसके बाद में जलाने के बाद में कांच की स्लाइड लें, कांच की स्लाइड लेकर के कम से कम 3 से 5 घंटे के बाद में इसमें से एक बूंद इस स्लाइड पर रख के देखें। स्लाइड पर रख कर देखने के बाद में कुछ समय बाद में इसमें जो पराग नलिका हुआ निकलती हुई दिखाई दे देगी स्लाइड में, और ये जन्म से जैसे होते हुए निकलती हुई दिखाई देगी इस तरह से। उसका केंद्र होता है उसका, इस तरह से पराग नलिका का निर्माण हो जाएगा। ठीक है।
तो ये पराग स्त्रीकेसर संकर्षण या संगतता है असंगत। जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तो संगतता, नहीं होती हैं तो असंगतता। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना कृत्रिम संकरण। कृत्रिम संकरण। कृत्रिम संकरण क्या है? दो या दो से अधिक प्रकार के पौधे, कोई दो पौधे होंगे, दो या दो से अधिक प्रकार के पौधे के सर्वश्रेष्ठ लक्षणों को साथ लाने के लिए, नई प्रजाति उत्पन्न करने के लिए की गई चयनित क्रॉसिंग कृत्रिम संकरण कहलाती है। देखो एक पौधा ये रहा, एक ये रहा, दोनों को क्या कहेंगे भाई? इसके पुंके सर जैसे इनको निकाल दिया, इसको मादा के रूप में सेलेक्ट कर लिया, मादा पादप के रूप में या मादा पुष्प के रूप में, तो इसको क्या कह रहे हैं? विपुंसन। क्या कहेंगे? विपुंसन। विपुंसन करने के बाद में इसका क्या करते हैं? थैलीसिस को ढक देते हैं। उस क्रिया को क्या कहते हैं? थैलीकरण। कृत्रिम संकरण की विधि है विपुंसन और थैलीकरण। तो जब किसी पुष्प के परिपक्व होने से पहले पुंकेसर को क्या कर दिया जाता है? अलग कर दिया जाता है। ये पुंकेसर है, पुंकेसरों को अलग कर दिया जाता है, उस क्रिया को हम कहते हैं विपुंसन। अब विपुंसन जैसे हो गया, उसके बाद में क्या करेंगे? उसको किसी थैली से क्या कर दिया जाता है? ढक दिया जाता है। उस क्रिया को कहते हैं थैलीकरण। तो इस पुष्प को मादा पुष्प के रूप में चयन किया जाता है, पौधे को मादा मतलब पुष्प को मादा पुष्प के रूप में चयन किया जाता है। अब क्या करेंगे? इच्छा के अनुसार वांछित कोई किसी के परागकणों को डाल देते हैं इसके ऊपर, तो संकरण हो जाता है। उसको बोलते हैं कौन सा? कृत्रिम संकरण। क्या कहते हैं? कृत्रिम संकरण। ठीक है। इसके बाद में जैसे हम इसमें यूँ भी कह सकते हैं, ये द्विलिंगी पुष्पों के लिए करते हैं, द्विलिंगी पुष्पों करते हैं। एकलिंगी पुष्प में विपुंसन करने की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि उसमें नर और मादा पुष्प कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। लेकिन हाँ, अवांछित परागकणों को भिन्न की वजह से उसका थैलीकरण कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है निषेचन। कौन सा है? निषेचन। निषेचन कैसे कहेंगे? नर व मादा युग्मकों के संचयन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। जैसे ये नर युग्मक है और ये मादा युग्मक है, दोनों के संचयन की प्रक्रिया, दोनों का संचयन हो जाएगा, क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। ठीक है, निषेचन हो गया। अब निषेचन की क्रिया निम्न प्रकार से संपन्न हो सकती है। निषेचन की क्रिया है वो निम्न प्रकार से संपन्न होगी। कैसे? नंबर 1 है पराग नलिका का अंकुरण एवं पराग नलिका का निर्माण। पराग नलिका का अंकुरण एवं पराग नलिका का निर्माण। देखो इसमें क्या होगा? पराग नलिका का अंकुरण एवं पराग नलिका का निर्माण है कि सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें जो स्त्री केसर है, ये स्त्री केसर हो गया। स्त्री केसर पर सबसे पहले परागकण आकर के गिरेगा। ये परागकण रहा, परागकण, ये स्त्री केसर। ठीक है। अब इसमें इसकी वर्तिकाल और ये परागकण, ये दोनों का जो प्रोटीन है वो संगतता की क्रिया के द्वारा इसमें से क्या होगा? परागकण का अंकुरण प्रारंभ हो जाएगा और परागकण जो है उसकी अंतःचोल जनन छिद्र से बाहर निकल के विकसित होता जाएगा। जब वह पोषक तत्वों को ग्रहण करके इस तरह से नलिका निकल दी जाएगी। ये पराग नलिका वर्तिका से होती हुई
क्योंकि जो परागकण होते हैं इसमें एक पैक्टिनियम होता है। पैक्टिनियम क्या करता है, इस वर्तिका की भित्ति है उसको गलत करता जाता है, और गलत करते हुए ये परागनलिका कहाँ पहुँचती है, बीजांड की ओर पहुँचती है। कहाँ पर पहुँचती है, बीजांड की ओर। तो सबसे पहले निषेचन होगा, उस समय पर परागनलिका का क्या होगा, अंकुरण होगा एवं परागनलिका का निर्माण होगा। तो परागनलिका का अंकुरण होगा तो इसमें जो केंद्रक होते हैं, तो कायिक केंद्रक और एक होता है जनन केंद्रक। कायिक केंद्रक होता है ये परागनलिका में आगे चलता जाता है, जनन केंद्रक वो भी चलता जाता है, कायिक केंद्रक परागनलिका का निर्माण करता जाता है, और इसकी परागनलिका जो बनती है एक तरह से इससे एक पैक्टिनियम कशिकेशन होता है जो वर्तिका को क्या कर देता है, एक तरह से अपना मार्ग बनाता हुआ और किधर की ओर प्रवेश कर जाता है, बीजांड की ओर प्रवेश कर जाता है, मतलब बीजांड की तरफ दी जाती है क्या, परागनलिका। अब परागनलिका जैसे बन गई तो परागनलिका का फिर क्या होगा, बीजांड में प्रवेश। परागनलिका का बीजांड में प्रवेश। तो परागनलिका का बीजांड में प्रवेश तीन प्रकार से होता है। तो बीजांड द्वारी प्रवेश, कौन सा, बीजांड द्वारी प्रवेश। एक होता है निभागी, बीजांड द्वारी प्रवेश, निभागी प्रवेश, और एक होता है मध्यगामी प्रवेश। ठीक है, देखो जैसे ये भ्रूण कोश, ये भ्रूण कोश है, ठीक है। अब परागनलिका जैसे ये पूरा जो क्षेत्र है यूं, ये बीजांड द्वार है, ये बीजांड का द्वार। यदि परागनलिका कहाँ से प्रवेश कर रही है, बीजांड में, ये बीजांड है पूरा, बीजांड में यदि बीजांड द्वार से प्रवेश कर रही है तो इसको तो कह देंगे बीजांड द्वार प्रवेश। अधिकतर पादपों में जो प्रवेश होता है वो कौन सा होता है, बीजांड द्वारी प्रवेश। ठीक है, एक होता है जब परागनलिका बीजांड में निभागी क्षेत्र से प्रवेश करती है। निभागी क्षेत्र है बीजांड में, ये बीजांड है, बीजांड में निभागी क्षेत्र से प्रवेश करती है तो उसे हम क्या कह देंगे, निभागी प्रवेश। और जब परागनलिका बीजांड द्वार वह निभागी क्षेत्र से प्रवेश नहीं करके वो कहाँ से प्रवेश करती है, मध्य से प्रवेश करती है तो उसे हम क्या करेंगे, मध्यगामी प्रवेश। क्या करेंगे, मध्यगामी प्रवेश। यहाँ से यूं इस तरह से। तो परागनलिका तीन प्रकार से प्रवेश कर सकती है बीजांड में। बीजांड द्वारी प्रवेश, जब परागनलिका बीजांड में बीजांड द्वार से प्रवेश करती है तो बीजांड द्वारी प्रवेश कहते हैं। जब परागनलिका बीजांड में निभागी क्षेत्र से क्या करती है, प्रवेश करती है तो उसे हम निभागी प्रवेश। ठीक है, और जब परागनलिका बीजांड द्वार निभाग क्षेत्र दोनों से प्रवेश नहीं करके मध्य से प्रवेश करती है तो उसे क्या कहते हैं, मध्यगामी प्रवेश। इसके हम तीनों के डायग्राम अलग अलग बना सकते हैं एग्जाम के अंदर। देखो कैसे, ये भ्रूण कोश, 1 2 3 प्रतिमुखी कोश का, ये ध्रुवीय कोश का, ये अंडकोश का, और 2 सहायक कोश का। ठीक है, और ये अपने ये बीज अत्यवरण हो गए बीजांड के। ठीक है, परागनलिका कहाँ से प्रवेश कर रही है, बीजांड द्वार से, तो बीजांड द्वार प्रवेश हो जाएगा। जब परागनलिका ये भ्रूण कोश, ये ध्रुवीय कोश का, अंडकोश का, सहायक कोश का, जब परागनलिका निभागी क्षेत्र से प्रवेश करती हो, ये निभागी क्षेत्र है बीजांड का, इसको क्या कह देंगे, निभागी प्रवेश। ठीक है, 1 2 3। ये बीजांड का है, बीजांड का अध्यवरण है। जब परागनलिका कहाँ से प्रवेश कर रही है, यहाँ से प्रवेश करती है मध्य से, ये परागनकारी मध्य से प्रवेश करती है तो उसे हम क्या करेंगे, मध्यगामी प्रवेश।
ठीक है, ये निभावी प्रवेश, ये कौन सा, बीजांड द्वारी प्रवेश। ठीक है, ये इसकी संरचना वगैरह देखते हैं तो ये तो भ्रूणकोश है, क्या है, भ्रूणकोश। ये इसका बीजांड काय, ये बीजांड द्वार, ये बीजांड द्वार प्रवेश, ये निभावी प्रवेश, और ये हो गया कौन सा, मैत्रिमी प्रवेश। तो इस तरह से परागमणिका क्या हो जाती है, बीजांड में प्रवेश कर जाती है। तीसरा पॉइंट है इसका, इसके एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। बीजांड द्वारी प्रवेश तो ज़्यादातर जितने भी पौधे हैं अधिकतर पौधों में यही पाया जाता है। निभावी है, ये पाया जाता है केजुराइना, केजुराइना और बिटूला, केजुराइना और बिटूला, और ये देखने को मिलता है कुकुरबिटा। ये एग्जाम्पल है इसके। ठीक है, तीसरा है पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश। पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश। जो पराग नलिका है उसका भ्रूणकोश में प्रवेश, देखो निषेचन की क्रिया में सबसे पहले पराग नलिका का अंकुरण होगा तो पराग नलिका का निर्माण होगा। फिर पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश, 3 प्रकार से प्रवेश बता दिया, बीजांड में प्रवेश, निभावी प्रवेश और मैत्रिमी प्रवेश। अगला है पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश। अब जो पराग नलिका है वो भ्रूणकोश में जो प्रवेश करती है वो एक तरह से यूँ कह सकते हैं जो सहायक कोशिका होती है उनका एक तंतु रूपी उपकरण होता है। ये पराग नलिका इस तरह से आती है, देखो यूँ इससे बीजांड द्वारी सिरे से अधिकतर पादपों में इसी सिरे से प्रवेश करती है। पराग नलिका जो होती है इसमें एक काय केंद्र होता है। काय केंद्र जैसे पराग नलिका यहाँ बीजांड द्वारा प्रवेश करती है तो काय केंद्र नष्ट हो जाता है। पराग नलिका इसके अंदर प्रवेश करती है तो दोनों सहायक कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। अब पराग नलिका के अंदर एक जनन केंद्र होता है। जनन केंद्र 2 नवयुग्मकों में 2 नवयुग्मक बन जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, एक नवयुग्मक होता है वो इससे ध्रुवीय कोशिका से संलित हो जाता है और एक नवयुग्मक होता है इससे अन्य कोशिका से संलित हो जाता है। आवृतबीजी पादपों में अधिकतर जो ये क्रिया होती है, नवयुग्मक जो भ्रूणकोश में पराग नलिका द्वारा जो क्रिया हो रही है वो साइकोनोगेमी क्रिया होती है। साइकोनोगेमी क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? साइकोनोगेमी। ठीक है, अब इसमें हम आगे इसी के अंदर अब जो क्रिया हो रही है एक होता है द्विनिषेचन। कौन सा निषेचन? द्विनिषेचन। इसी में पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश होता है, उसी समय पर एक क्रिया होती है द्विनिषेचन। द्विनिषेचन की तो जो खोज एक तरह से एक स्टार बर्गर था, उसने युग्मक संलयन देखा और एस नावासेन जो था उसने इसकी खोज की, है ना। तो उससे पहले तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे, तो द्विनिषेचन को हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है।